वेलकम टू फ्यूचर विद एसएससी क्लासेस। आज के वीडियो में एसएससी जीडी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों का एग्जाम डेट आ चुका है। 4 फरवरी से शुरू हो रहा है। अब 2 महीने बस बचे हैं, इसलिए अपनी तैयारी अच्छे से करना है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, गोविंदजी नर्तनालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गोविंदजी नृत्यालय इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ए. असम, बी. मणिपुर, सी. नागालैंड, डी. त्रिपुरा। इसका सही जवाब है मणिपुर। गोविंदजी नर्तनालय के बारे में और कुछ बातें। गोविंदजी नर्तनालय मणिपुर के इम्फाल में स्थित है। इसे बिपिन सिंह ने बनाया था। बिपिन सिंह को मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है। उन्होंने कई नृत्य नाटक और एकल नृत्यों को कोरियोग्राफ किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है? Where does the sun rise first in India? A. असम, B. अरुणाचल प्रदेश, C. मेघालय, D. मणिपुर। इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। सूरज उगता के बारे में और कुछ बातें। अरुणाचल प्रदेश में डोंग घाटी है। यहाँ एक गांव है जिसका नाम है डोंग। इस डोंग गांव में ही सबसे पहले सूर्योदय होता दिखाई देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुबह 4 बजे के करीब यहाँ सूर्योदय हो जाता है और शाम के 4 बजे तक सूर्यास्त होने लगता है। ये गांव धरती से करीब 1240 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्वीतम राज्य है, इसलिए यहाँ सबसे पहले सूरज की किरणें पड़ती हैं। इस राज्य का नाम भी उगते सूर्य को ध्यान में रखकर ही रखा गया है। अरुण का मतलब है सूर्य और चल का मतलब है उदय। इस तरह अरुणाचल का मतलब होता है सूर्योदय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, पटियाला घराना किस शैली की गायकी के लिए प्रसिद्ध है? पटियाला घराना इज फेमस फॉर विच सिंगिंग स्टाइल? ए. ठुमरी, बी. ध्रुपद, सी. भजन, डी. गज़ल। इसका सही जवाब है गज़ल। पटियाला घराना के बारे में और कुछ बातें। पटियाला घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रमुख शैली है। यह अपनी अनूठी गायन शैली और मुखर संगीत के लिए जाना जाता है। पटियाला घराने के गायकों की खासियतें ये रहीं। ये गायक जटिल तानों को लयबद्ध, वक्र और फिरत तरीके से गाते हैं। ये गायक मालकौंस जैसे पंचकोणीय रागों को प्राथमिकता देते हैं। ये गायक एक ताल और 3 ताल जैसी तालों को पसंद करते हैं। ये गायक आकार, बोल बनाव और बोलबंद में एक चित्रकार के स्वभाव को दिखाते हैं। पटियाला घराने की स्थापना उस्ताद अली बख्श खान और उस्ताद फ़तेह अली खान ने की थी। इस घराने के कुछ प्रसिद्ध गायक ये रहे: गुलाम अली, शफ़क़त अमानत अली, बड़े गुलाम अली खान। क्वेश्चन नंबर 4, किस घराने का ख्याल गायन में योगदान महत्वपूर्ण है? Which घराना contributed significantly to ख्याल सिंगिंग? A. ग्वालियर, B. आगरा, C. पटियाला, D. जयपुर। इसका सही जवाब है ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना के बारे में और कुछ बातें। ग्वालियर घराना यह भारतीय शास्त्रीय संगीत में सबसे पुराना ख्याल घराना माना जाता है। इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुई थी। ग्वालियर घराने की ख्याल शैली अपनी सटीकता और स्पष्टता के लिए जानी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, किस घराने की गायकी में आलाप प्रमुख है? विच घराना एम्फसाइजेस आलाप इन इट्स सिंगिंग? ए. किराना, बी. पटियाला, सी. आगरा, डी. ग्वालियर। इसका सही जवाब है आगरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, पंडवानी किस राज्य का नृत्य रूप है? पंडवानी इज अ डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? ए. उत्तर प्रदेश, बी. राजस्थान, सी. बिहार, डी. छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। पंडवानी के बारे में और कुछ बातें। पंडवानी छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। यह महाभारत की कहानियों पर आधारित एक लोक गाथा गीत है। पंडवानी के साथ पारंपरिक छत्तीसगढ़ी लोकगीत पाइका भी गाया जाता है। पंडवानी छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। पंडवानी छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी लोकप्रिय है। तीजन बाई और झाड़ूराम देवांगन पंडवानी के प्रसिद्ध गायक रहे हैं। समकालीन कलाकारों में ऋतु वर्मा, शांतिबाई चेलक और उषा बार्ले लोकप्रिय हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, यक्षगान किस राज्य का नाट्यकला नृत्य है? यक्षगाना इज अ थिएट्रिकल डांस ऑफ विच स्टेट? ए. तमिलनाडु, बी. उत्तर प्रदेश, सी. कर्नाटक, डी. महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है कर्नाटक। यक्षगान के बारे में और कुछ बातें। यक्षगान कर्नाटक का पारंपरिक नृत्य नाटक है।
यह दक्षिण भारत का एक लोकप्रिय नृत्य है। यह कर्नाटक के तटीय इलाकों और केरल के कासरगोड जिले में काफी लोकप्रिय है। इसमें शास्त्रीय संगीत, नृत्य कला और प्राचीन अनुलेखों का मिश्रण होता है। यक्षगान में विस्तृत वेशभूषा, मेकअप और मुखौटे का इस्तेमाल किया जाता है। यह आमतौर पर कन्नड़ में गाया जाता है। इसकी उत्पत्ति 10वीं और 16वीं शताब्दी के बीच मानी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। कथकली नृत्य किस राज्य से उत्पन्न हुआ है? कथकली डांस ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच स्टेट? ए. तमिलनाडु, बी. केरल, सी. आंध्र प्रदेश, डी. कर्नाटक। इसका सही जवाब है केरल। कथकली नृत्य के बारे में और कुछ बातें। कथकली नृत्य केरल राज्य से उत्पन्न हुआ है। कथकली केरल का एक शास्त्रीय नृत्य नाटक है। यह नृत्य मालाय और त्रावणकोर के आसपास प्रचलित है। कथकली दक्षिणी प्रदेशों के प्राचीन सामाजिक और धार्मिक रंगमंचीय कला रूपों से विकसित हुआ है। कथकली में कलाकार न तो संवाद बोलते हैं और न ही गीत गाते। इसमें रंगीन वेशभूषा पहनकर हस्तमुद्राओं और नृत्य के जरिए कथा संदर्भों का अभिनय किया जाता है। कथकली के प्रमुख कलाकारों में मृणलिनी साराभाई, कृष्णन कुट्टी, आनंद शिवरामन कृष्ण नायर, शांताराव आदि शामिल हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय और लोक नृत्य है? सत्रिया इज अ क्लासिकल एंड फोक डांस ऑफ विच स्टेट? ए. असम, बी. ओडिशा, सी. मणिपुर, डी. त्रिपुरा। इसका सही जवाब है असम। सत्रिया शास्त्रीय लोक नृत्य के बारे में और कुछ बातें। सत्रिया भारत के असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य नाटक शैली है जिसमें हाथों के इशारों और चेहरे के भावों के जरिए पौराणिक और धार्मिक कहानियां बताई जाती हैं। सत्रिया नृत्य को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि नाडू भंगी, झुमुरा नाच, चाली नच, बिहार नच, सूत्रधारी, गोसाई प्रवेश, गोपी प्रवेश और ओजापाली नाच। सत्रिया नृत्य को साल 2000 में संगीत नाटक अकादमी ने शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया था। सत्रिया नृत्य प्रदर्शन मुख्य रूप से कृष्ण और राधा या राम और सीता की कहानियों पर आधारित होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय ए. B.R. अम्बेडकर, बी. B.N. राव, सी. के संथानम, डी. K.M. मुंशी। इसका सही जवाब है B.R. अम्बेडकर। संविधान का प्रथम प्रारूप के बारे में और कुछ बातें। भारतीय संविधान का पहला प्रारूप B.N. राव ने तैयार किया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार किया था। इस मसौदे में 240 खंड और 13 अनुसूचियां थीं। इसके बाद इस मसौदे को आगे की प्रक्रिया के लिए मसौदा समिति को भेज दिया गया। भारतीय संविधान को बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी अहम योगदान रहा है। संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया था। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में संविधान का मसौदा पेश किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। लावणी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? लावणी डांस इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? ए. महाराष्ट्र, बी. तमिलनाडु, सी. कर्नाटक, डी. आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। लावणी नृत्य के बारे में और कुछ बातें। लावणी नृत्य महाराष्ट्र राज्य से जुड़ा है। लावणी नृत्य की शुरुआत 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुई थी। यह पारंपरिक गीत और नृत्य का मेल है। लावणी नृत्य में वीरता, प्रेम, दुख, राजनीति या धर्म जैसे विषयों पर नृत्य किया जाता है। लावणी नृत्य को करने वाली महिलाओं को नवारी कहा जाता है। लावणी नृत्य को करने वाली महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली साड़ी की शैली को काष्टा कहा जाता है। लावणी नृत्य ने मराठी लोक रंगमंच के विकास में अहम योगदान दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? घूमर इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? ए. उत्तर प्रदेश, बी. राजस्थान, सी. मध्य प्रदेश, डी. केरल। इसका सही जवाब है राजस्थान। घूमर लोक नृत्य के बारे में और कुछ बातें। घूमर राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य है। यह नृत्य मूल रूप से राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र से आया है। यह नृत्य शैली सदियों से राजस्थानी संस्कृति का अभिन्न अंग रही है। घूमर शब्द घूमना शब्द से आया है, जिसका अर्थ है घूमना, और यही कारण है कि यह नृत्य शैली मुख्य रूप से घूमने वाली हरकतों से बनी है।
यह नृत्य मुख्य रूप से घूंघट वाली महिलाओं द्वारा किया जाता है जो घाघरा नामक बहने वाली पोशाक पहनती हैं। घूमर अक्सर विशेष अवसरों पर किया जाता है, जैसे शादियों, त्योहारों और धार्मिक अवसरों पर। पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार नवविवाहित दुल्हन से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने नए वैवाहिक घर में स्वागत होने पर घूमर नृत्य करे। 2013 में इसे दुनिया के शीर्ष 10 स्थानीय नृत्य सूची में चौथा स्थान दिया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गरबा इज अ फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट? ए. महाराष्ट्र, बी. कर्नाटक, सी. गुजरात, डी. पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब है गुजरात। गरबा प्रसिद्ध लोक नृत्य के बारे में और कुछ बातें। गरबा गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गरबा गुजरात का पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य नवरात्रि की 9 रातों में किया जाता है। इसे गुजरात की महिलाएं करती हैं। गरबा शब्द संस्कृत के गर्भद्वीप शब्द से बना है। गरबा नृत्य में प्रतीक के चारों ओर इस बात का सम्मान किया जाता है कि सभी मनुष्यों के भीतर देवी की दिव्य ऊर्जा है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने गरबा नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH) की सूची में शामिल किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? भांगड़ा इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? ए. राजस्थान, बी. गुजरात, सी. असम, डी. पंजाब। इसका सही जवाब है पंजाब। भांगड़ा लोक नृत्य के बारे में और कुछ बातें। पंजाब के 2 प्रमुख लोक नृत्य हैं, भांगड़ा, गिद्धा। भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। यह पंजाब के 2 प्रमुख लोक नृत्यों में से एक है। भांगड़ा पंजाब का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है। यह पुरुषों का नृत्य है। भांगड़ा की शुरुआत पाकिस्तान के पंजाब के सियालकोट क्षेत्र से हुई थी। यह नृत्य मुख्य रूप से बैसाखी के त्योहार पर किया जाता है। भांगड़ा में जोरदार किक, छलांग और झुकाव किया जाता है। इस नृत्य में बोलियां गाई जाती हैं और ढोल की थाप पर नृत्य किया जाता है। भांगड़ा के बारे में कुछ खास बातें। भांगड़ा पंजाब के कृषि क्षेत्रों के सिख और मुस्लिम पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य बैसाखी के त्योहार पर किया जाता है। बैसाखी अप्रैल से मई के बीच फसल के मौसम में आने वाला त्योहार है। पंजाब के कुछ और लोक नृत्य झूमर, सम्मी, मालवई गिद्धा, लुड्डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। अनुच्छेद 12 किसकी परिभाषा करता है? आर्टिकल 12 डिफाइंस व्हाट? ए. नागरिकता, बी. राज्य, सी. मौलिक अधिकार, डी. आपातकाल। इसका सही जवाब है राज्य। अनुच्छेद 12 के बारे में और कुछ बातें। अनुच्छेद 12 भारतीय संविधान 1950। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। यह परिभाषा मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दी गई है। अनुच्छेद 12 के मुताबिक राज्य में ये सभी चीज़ें शामिल हैं: भारत सरकार और संसद, सभी राज्यों की सरकार और विधानसभा। अनुच्छेद 12 संविधान के भाग 3 में आता है। इस भाग में भारतीय नागरिकों और कुछ मामलों में सभी लोगों को दिए गए मौलिक अधिकारों की गारंटी का वर्णन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16। अनुच्छेद 19(1)(a) किस अधिकार की गारंटी देता है? आर्टिकल 19(1)(a) गारंटीज विच राइट? ए. समानता का अधिकार, बी. शिक्षा का अधिकार, सी. जीवन का अधिकार, डी. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका सही जवाब है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(a) के बारे में और कुछ बातें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार मिलता है। इसका मतलब है कि हर नागरिक को लिखित, मुद्रित, चित्र, मौखिक रूप से या किसी और तरीके से अपनी मान्यताओं और विचारों को आज़ाद रूप से व्यक्त करने का अधिकार है। इसके अलावा अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना पाने और देने का अधिकार भी शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि नागरिकों को सूचना पाने के लिए सबसे अच्छे तरीकों का इस्तेमाल करने का अधिकार है। अनुच्छेद 19(1) के तहत नागरिकों को 6 तरह की आज़ादी मिलती है। अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत सभी नागरिकों को बिना हथियार के शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने का अधिकार है। इस तरह विरोध करने का अधिकार भी संविधान के तहत मौलिक अधिकार है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? आर्टिकल 29 इज रिलेटेड टू ए. धार्मिक स्वतंत्रता, बी. आर्थिक अधिकार, सी. संपत्ति का अधिकार, डी. सांस्कृतिक अधिकार।
इसका सही जवाब है सांस्कृतिक अधिकार। अनुच्छेद 29 के बारे में और कुछ बातें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से जुड़ा है। यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को उनके सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का आनंद लेने में भेदभाव से बचाता है। यह अनुच्छेद धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को राज्य द्वारा संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेने या सरकारी धन से सहायता लेने से वंचित नहीं करता। यह अनुच्छेद भारत में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने और बढ़ावा देने का अधिकार देता है। यह प्रावधान अल्पसंख्यक समुदायों की विशिष्ट पहचान और विरासत के संरक्षण और विकास को सुनिश्चित करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18। अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? आर्टिकल 21 इज रिलेटेड टू विच राइट? ए. शिक्षा का अधिकार, बी. संपत्ति का अधिकार, सी. जीवन का अधिकार, डी. भाषण की स्वतंत्रता। इसका सही जवाब है जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 21 के बारे में और कुछ बातें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत आज़ादी के अधिकार का जिक्र है। इस अनुच्छेद के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को कानून की प्रक्रिया के तहत ही उसके जीवन या आज़ादी से वंचित किया जा सकता है। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को मिलता है। संविधान में अनुच्छेद 21 के जरिए 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार भी मौलिक अधिकारों में शामिल है। अनुच्छेद 21 का और आरटीई अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19। हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचारिता वॉज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ए. कालिदास, बी. बाणभट्ट, सी. वाल्मीकि, डी. व्यास। इसका सही जवाब है बाणभट्ट। हर्षचरित के बारे में और कुछ बातें। हर्षचरित को बाणभट्ट ने लिखा था। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत लेखक और कवि थे। वे हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। हर्षचरित भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी है। यह संस्कृत में लिखी गई पहली ऐतिहासिक जीवनी मानी जाती है। हर्षवर्धन वर्धन वंश के राजा थे। उन्होंने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन किया था। वे कन्नौज के राजा थे और 3 नाटकों के लेखक थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? आर्टिकल 243 रिलेट्स टू ए. पंचायत व्यवस्था, बी. संसद की शक्तियाँ, सी. राज्यपाल की शक्तियाँ, डी. मौलिक अधिकार। इसका सही जवाब है पंचायत व्यवस्था। अनुच्छेद 243 के बारे में और कुछ बातें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 पंचायतों से जुड़े विषयों से संबंधित हैं। अनुच्छेद 243 बी के मुताबिक हर राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतें गठित की जाती हैं। अनुच्छेद 243 के मुताबिक पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनावों के लिए जरूरी काम राज्य निर्वाचन आयोग करता है। अनुच्छेद 243 सी में पंचायतों की संरचना का वर्णन है। अनुच्छेद 243 में पंचायतों की अवधि से जुड़ी बातें बताई गई हैं। इसके अलावा किसी राज्य का विधानमंडल भी पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनावों से जुड़े विषयों पर कानून बना सकता है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका पेपर भी 4 फरवरी से स्टार्ट होगा। तैयारी करते रहिए। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।